हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के सेशन में हम आपके साथ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस हमने उठाए हैं वो DSSB में पूछे गए हैं पिछले सालों में। सो DSSB के PYQs को हम कवर अप करने वाले हैं इस सेशन में, जो कि इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे होने वाली है एग्जामिनेशन को लेके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको कोर्स के बारे में बता देते हैं। जो भी लर्नर नया जुड़ा है हमारे साथ, उसे DSSB PhD कॉमर्स का कोर्स हमारी साइट पर मिल जाएगा। सो कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है और इसके साथ साथ हमारे पास क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। सो ये कोर्स की डिटेल है। इसको और डिटेल में चेक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.everstudy.co.in पर जाकर। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। सो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, अ कर्व विच शोज द सम ऑफ द क्वांटिटीज दैट ऑल कंज्यूमर्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट वुड बी विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइजेस इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा कर्व है जो हमें बताता है कि एक कंज्यूमर जो है वेरियस प्राइजेस पे इतनी इतनी कॉरेस्पॉन्डेंस क्वांटिटी डिमांड जो है कर सकता है। देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे परचेजिंग की बात हो रही है, सेलिंग की बात नहीं हो रही है। अब सेलिंग की बात नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली है कि सप्लाई कर्व जो है वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो जिन ऑप्शंस में सप्लाई कर्व है वो तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, लाइन कर्व भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। आपको पता चल गया कि कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर परचेज करना चाहता है वो। ठीक है, तो अब डिफरेंट प्राइजेस की बात करते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 हमने ले लिया प्राइजेस है, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी वो डिमांड कर रहा है 10। ठीक है, ऐसे ही जब प्राइस 4 है तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, वेरियस प्राइसेस पे इतनी इतनी सम ऑफ क्वांटिटीज जो एक कंज्यूमर परचेज कर रहा है, एबल टू परचेज एंड विलिंग टू परचेज, तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व बोलेंगे। ये तो स्केड्यूल हो गया। ठीक है, अब इसी का अगर हम इसी को प्लॉट करेंगे हम ग्राफ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, डिमांड कर्व निकल के आएगा। दैट इज इनवर्स स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और इनवर्स रिलेशनशिप होता है हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। सो आंसर यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर डिमांड से रिलेटेड है। लॉ ऑफ डिमांड आपसे पूछा गया है कि क्या होता है। ऑप्शन 1 में बोला है, द हायर द प्राइस द हायर द डिमांड, द लोअर द प्राइस द लोअर द डिमांड। ऑप्शन 2 में बोला, विद द चेंज इन प्राइस नो इफेक्ट ऑन डिमांड। ऑप्शन 3 में बोला है, द हायर द प्राइस द लोअर द डिमांड, द लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। एंड ऑप्शन 4 में बोला है, प्राइस एंड डिमांड आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। बहुत ही सिंपल है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, सिट्रस पेरिबस, यानी कि प्राइस के अलावा और जितने भी फैक्टर्स हैं हम उनको कांस्टेंट लेके चलते हैं। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारा वो फॉल करता है, और अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा राइज करता है। यही बताता है हमें लॉ ऑफ डिमांड। तो इन ऑप्शंस में से करेक्टली कौन डिफाइन कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड को, ऑप्शन नंबर 3, द हायर द प्राइस द लोअर द डिमांड, द लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डैश इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड टू चेंजेस इन द प्रोडक्ट्स प्राइसेस। सो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड होना चाहिए था। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पे डिमांडेड होना चाहिए था। सो प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज देखने को मिल रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड कितने से रिस्पॉन्ड कर रही है, ऐसा कौन मेजर करेगा। ऑप्शन 1, सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑप्शन 2, प्रोडक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑप्शन 3, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑप्शन 4, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि क्या आंसर यहाँ पे होगा। कौन से वेरिएबल चेंज कर रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस, कॉमोडिटी का प्राइस चेंज कर रहा है, उससे आपको क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, या कितने से रिस्पॉन्ड कर रही है, ऐसा कौन मेजर करेगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर यहाँ पे होता कि कंज्यूमर का इनकम चेंज हो रहा है, कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, तो वो क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना। सो वेरिएबल आपने देख लिया प्रोडक्ट प्राइस, तो इट मींस कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर आंसर होगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। ऑप्शन 1, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ऑप्शन 2, प्रोहिबिटेड एंट्री एंड एग्जिट। ऑप्शन 3, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। ऑप्शन 4, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट। सो ऑप्शन 1 देखते ही समझ में आ गया। मोनोपोली का मतलब ही क्या होता है, मोनो मतलब कि सिंगल, पोली मतलब सेलर, तो सिंगल सेलर होता है मोनोपोली के केस में, है ना। सिंगल सेलर होता है जो यूनिक प्रोडक्ट्स में डील कर रहा होता है, उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं। सो ऑप्शन 1 इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोपोली। कितना सिंपल था देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इज। ऑप्शन ए, टोटल रिवेन्यू लेस टोटल कॉस्ट। ऑप्शन बी, मार्जिनल रिवेन्यू लेस मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन सी,
टोटल रिवेन्यू लेस मार्जिनल कॉस्ट एंड ऑप्शन डी टोटल रिवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल प्रॉफिट की बात की गई है, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि प्रॉफिट को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। सो इट इज टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड एट अ पॉइंट। ऑप्शन ए एम आर इज इक्वल टू एम सी, या फिर मार्जिन रिवेन्यू मार्जिन कॉस्ट से ज्यादा है। ऑप्शन सी में मार्जिन रिवेन्यू अगर लेस देन एम सी है, या ऑप्शन डी में एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एम सी। सो हम एम आर एम सी अप्रोच पढ़ते हैं। सो वहां पर हम बात करते हैं दो कंडीशंस की। एक तो होता है कि एम आर एम सी के इक्वल होनी चाहिए, वहां पर हमारा प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होता है। इसके साथ हमारी एक असेंशियल कंडीशन होती है कि एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट जो हमारी मेन कंडीशन यहाँ पर दी हुई है कि एम आर एम सी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। अगला सवाल है, एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? ऑप्शन ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ऑप्शन सी कॉनकेव टू द ओरिजिन, और ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। सो इंडिफरेंस कर्व हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, और इसका रीजन क्या होता है? डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगले सवाल पर आते हैं, इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ परफेक्ट साइंस बिकॉज। ऑप्शन ए ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल, ऑप्शन बी इट इज डिफिकल्ट टू मेक करेक्ट प्रिडिक्शन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ऑप्शन सी इकोनॉमिस्ट डू नॉट हैव कॉमन ओपिनियन अबाउट अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक इवेंट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द थ्री। सो इकोनॉमिक्स को परफेक्ट साइंस इसलिए नहीं बोला जाता है बिकॉज जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो अनप्रिडिक्टेबल है, डायनेमिक है। ठीक है, ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो चेंज, हम किसकी बात करते हैं इकोनॉमिक्स में? हम करते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल जो है अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करेगा विद द स्कार्स रिसोर्सेज, है ना। तो उसके बिहेवियर को स्टडी करने को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो जिसका बिहेवियर हम स्टडी कर रहे हैं वो अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए उसको परफेक्ट साइंस जो है नहीं बोला जाता इकोनॉमिक्स के। सो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। अगला सवाल है, जीडीपी इज डिफाइंड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑप्शन ए करंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, ऑप्शन बी सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, ऑप्शन सी ऑल द कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमेबल गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, एंड ऑप्शन डी द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। तो बहुत ही सिंपल है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। सो ये हमारी क्वांटिटेटिव फिनोमिना, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। सो जीडीपी बताता है वो मार्केट वैल्यू उन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमारी प्रोड्यूस की जा रही हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, सो आंसर होगा अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफ्लेशन के बारे में पूछा है। डिफ्लेशन इज अ स्टेट व्हेन ऑप्शन ए कोलैप्स ऑफ सेंसेक्स, ऑप्शन बी फॉल इन जीडीपी, ऑप्शन सी कंसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस, एंड ऑप्शन डी प्राइसेस आर फॉलिंग। सो इन्फ्लेशन क्या होता है? जब हमारे प्राइसेस जो है इंक्रीज करते हैं ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द इंटायर इकोनॉमी, और डिफ्लेशन उसका ऑपोजिट हो गया जब हमारे प्राइसेस जो है वो फॉल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के अक्रॉस द इंटायर इकोनॉमी, जिससे परचेजिंग पावर जो है कंज्यूमर्स की वो इंक्रीज हो जाती है। सो आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन डी। अगला सवाल, a market structure characterized by having only one buyer of a product or service is known as। ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ एक ही बायर है प्रोडक्ट एंड सर्विस का, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए मोनोपोसोनी, ऑप्शन बी मोनोपोली, ऑप्शन सी डिगोपोली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इससे पहले मोनोपोली की बात कर चुके हैं। मोनो मतलब सिंगल होता है, पोली मतलब सेलर होता है, और मोनोपोसोनी का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल और पोसोनी मतलब कि हमारा बायर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारे पास मोनोपोसोनी होगा। एक ही बायर है प्रोडक्ट एंड सर्विस का, उसे ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर को मोनोपोसोनी बोलते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि जो फार्मर्स हैं अपनी प्रोडक्शन का जो है उसे सिंगल मार्केट में या सिंगल बायर को ही बेच रहे हैं। बहुत सारे फार्मर्स जो है मिलके सिंगल बायर को ही अपना जो सारा अनाज है या अपनी जितनी प्रोडक्शन है वो दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? मोनोपोसोनी। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू whom स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। सो कुछ ऐसी डेफिनेशंस है जो काफ़ी फेमस है स्टैटिस्टिक्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसने दिया है। ठीक है ना। सो ये डेफिनेशन जो है हमारी बोले ने दी है। सो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिपिक्टिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज। सो ऐसे ग्राफ को हम क्या नाम देते हैं जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के थ्रू हम जिसे डिपिक्ट करते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को? सो ऑप्शन 1 है ऑजाइव, ऑप्शन 2 है विस्कस ग्राफ, ऑप्शन 3 हिस्टोरियोग्राम, ऑप्शन 4 है हमारे पास मिक्स्ड ग्राफ। सो आंसर होगा ऑजाइव।
ठीक है। और जाइव जो है वो हमारे ऐसे कर्व होते हैं जो हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बने होते हैं, या फिर हम कहते हैं क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। हिस्टोग्राम तो हमारा क्या होता है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रेक्टेंगल्स जो होते हैं एडजेसेंट टू ईच अदर, और हर बार जो होता है हमारा रेक्टेंगुलर बार जो होता है कुछ काइंड ऑफ डेटा रिप्रेजेंट करता है। और विस्कस ग्राफ की बात करें तो ये विस्कस प्लॉट होते हैं, हम इसमें बॉक्स प्लॉट करते हैं विजुअली डिस्प्ले करने के लिए ग्रुप्स को न्यूमेरिकल डेटा के थ्रू देयर क्वार्टाइल्स। सो आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स आपको यहाँ पर बताने हैं। नंबर 1 पर्सनल इंटरव्यू, नंबर 2 शेड्यूल, नंबर 3 थ्रू लोकल रिपोर्ट्स एंड रिस्पॉन्डेंट्स। सो प्राइमरी डेटा कैसा डेटा होता है, जब आप ओरिजिनल सोर्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारा प्राइमरी डेटा कहलाता है। सो बहुत सारे मेथड्स हैं, आप पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हैं, आप शेड्यूल के थ्रू या क्वेश्चनेयर मेल कर रहे हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू कर रहे हैं, लोकल रिपोर्ट इन कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू ही आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो हमारी। तो ये सभी मेथड्स हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। सो आंसर यहाँ पर अकॉर्डिंगली बनेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी है। ऑप्शन 1 है कंपैरिजन ऑफ टू सेट्स ऑफ डेटा कैन ओनली बी डन बाय रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। दो तरह के डिस्पर्जन हम पढ़ते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, लेकिन जब कंपैरिजन की बात होती है तो हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन को यूज करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट है गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन वो होता है जिसमें ऑल द आइटम्स ऑफ द डेटा को हम कंसीडर करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि वेरिएबिलिटी आइटम्स इटसेल्फ मे बी समटाइम्स यूज इन डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है वेरिएबिलिटी। आपको कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेना है और आपको कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन करनी है, तो वहाँ पे वेरिएबिलिटी जो है आपको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। और फोर्थ स्टेटमेंट बोले द ओनली पर्पस ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन इज टू असेस द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। ऐसा नहीं है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं डिस्पर्जन को जब हम मेजर करते हैं, कि एक तो वही हो गया कि स्प्रेड ऑफ द डेटा आप देख रहे हैं, वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा आप देख रहे हैं, उसके अलावा और आपको इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो हैं उनको असेस करना है, वहाँ पर भी आप जो है डिस्पर्जन को यूज़ करते हैं। सो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी जो है फॉल्स है, बाकी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो अकॉर्डिंगली आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। तो गाइज ये थी हमारी आज की डिस्कशन, जहाँ पर हम DSSS पीजीटी कॉमर्स को टारगेट कर रहे हैं। उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आज हमने इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के काफ़ी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। सो आई होप यू फाइंड द डिस्कशन वेरी फ्रूटफुल। सो इसके साथ यहाँ पर मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।